नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट अफेयर्स का जो है कंप्लीट वीडियो करने जा रहे हैं। यह जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो होगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और बार बार रिवीजन करते हैं तो आपको आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पीसीएस 2023, तो उसमें आपका एक भी प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल का नहीं छूटेगा। सारा प्रश्न आपको इस बुक में जो है देखने को मिल जाएगा। यह बुक जो है घटनासार का है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश विशेष को यहाँ पे इससे करने वाले हैं। और आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट करते हैं कि सर इसका जो है पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही मैं टेलीग्राम में इसका लिंक डालता हूँ, जस्ट उसके नीचे जो है इस पीडीएफ को भी डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ ध्यान से देखेंगे और आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ जो है मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला मेरा सारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 को कंप्लीट करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसे ध्यान रखना है। बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। विकास को गति प्रदान करने व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में 1,47,617.29 करोड़ पूंजीगत परिव्यय के रूप में रखे गए हैं, जो बजट में प्रस्तावित 6,90,242.43 करोड़ के कुल व्यय का 21% है। केंद्रीय योजनाओं के लिए भी बड़ी राशियां जो है बजट में आवंटित की गई है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए एक वायदे को पूरा करते हुए निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिलों में 100% की छूट किसानों को उपलब्ध कराने की घोषणा जहां बजट में की गई है, वहीं उज्ज्वला योजना की 1074 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए जो है 3,047 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना को गति देने तथा संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए बजट में जो है 37,721.96 करोड़ की 280 योजनाएं शामिल की गई है। उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में सरकार का कुल व्यय 6,90,242.43 करोड़ प्रस्तावित है, जबकि कुल प्राप्तियां 6,83,292.74 करोड़ अनुमानित है। इसमें 5,70,865.66 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियां में कर राजस्व का अंश जो है वह है कितना, 4,45,861.59 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व का अंश है इसमें 1,24,974.07 करोड़ इसमें शामिल है। तो ये दोनों जो है आंकड़ा इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4,45,861.59 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व जो है वह 2,62,634 करोड़ तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है वह 1,83,237.59 करोड़ इसमें शामिल है। आगे देखेंगे तो 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय जो है वह था 6,90,242.43 करोड़ जो है इसमें अनुमानित है। इसमें 5,02,354.01 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,87,888.42 करोड़ पूंजीगत लेखे का व्यय है। प्राप्तियों एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2023-24 में 68,511.65 करोड़ की राजस्व बचत जहां होगी, वहीं राजकोषीय घाटा जो है 84,883.16 करोड़ जो है अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP का
3.48% है। तो ये 2 आंकड़ा जो है इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर प्राप्तियाँ 2023-24 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी स्टेट जीएसटी तथा वैट से 1,50,000 करोड़, आबकारी शुल्क व शुल्क से जो है 58,000 करोड़, स्टाम्प एवं पंजीकरण से 34,566 करोड़ तथा वाहन कर से 12,672 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान बजट में लगाया गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। जीएसटी से कितना, जीएसटी से वैट से 1,50,000 करोड़, आबकारी शुल्क से 58,000 करोड़, स्टाम्प एवं पंजीकरण से 34,566 करोड़ तथा वाहन कर से 12,672 करोड़ की प्राप्तियों का जो है अनुमान बजट में लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है 8% से अधिक का है। ठीक है, यानी देश के जीडीपी में 8% से अधिक का योगदान है। उन्होंने बताया कि 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एसजीडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2023-24 के लिए प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वृद्धि जो है 19% अनुमानित है। 2017 से पूर्व प्रदेश में बेरोजगारी की दर जो था वह 14.4% थी, जो कि वर्तमान में घटकर 4.2% रह गई है। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जो था जीएसडीपी में वो 28.11% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान की यदि हम बात करेंगे तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है 2020-21 में 24.61% हो गया था। ठीक है, और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ ही दिन पूर्व 10 से 12 फरवरी 2023 को संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपलब्धियों के संबंध में उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि इस समिट में 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया तथा 33.50 लाख करोड़ के निवेश के 9,000 से अधिक समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें 16% नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, 12% इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, 11% औद्योगिक पार्क के क्षेत्र में, 9% शिक्षा तथा 9% हस्ताक्षर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निवेश के लिए किए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि बालिकाओं के लिए जो है संचालित कन्या सुमंगला योजना को, जिसके तहत जो है प्रति लाभार्थी को 15,000 से लाभान्वित किया जा रहा है, जारी रखने की घोषणा 2023-24 के लिए बजट में जो है 1050 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, यानी कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन या टैबलेट वितरण की योजना जारी 2023-24 के लिए बजट में जो है 3600 करोड़ का प्रावधान जो है दिया गया है। यानी स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ यानी 100 करोड़, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के हेतु 12 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये सब जितने भी आंकड़े हैं ये सब आप एक बार नज़र में बैठा लेंगे ताकि परीक्षा में जैसे ही आए तो आप इसे टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो है प्रगति पे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर योजना की जो है व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए जो है 30 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार हेतु 15 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है।
मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है 300 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। इसमें महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी के लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट व 16 घरेलू एयरपोर्ट सहित कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। 4 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसमें विंध्याचल मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटनम मंडल में माँ पातेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शामिल है। चारों के लिए जो है 50-50 करोड़ का बजट इसमें प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को मिला जीआई प्रमाण। ठीक है, 10 उत्पादों को केंद्र सरकार की जीआई प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ने 31 मार्च 2023 को देश 33 उत्पादों का जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में जो है 10 क्षेत्रीय उत्पाद शामिल है जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें वाराणसी के उत्पाद भी इसमें शामिल है। जीआई प्रमाणन लिस्ट के अनुसार नए जोड़े गए उत्पादों में अलीगढ़ बखरिया पीतल के बर्तन, अलीगढ़ ताला, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना काष्ठ शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस हींग, ठीक है, इसमें शामिल है। जीआई टैग प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान, ठीक है, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही रामनगर भंटा यानी भंटा बैगन और वाराणसी के पड़ोसी जिले चंदौली के आदमचीनी चावल को भी जीआई टैग इसमें प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के 20 उत्पादों सहित यूपी के कुल 45 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही जीआई प्रमाणन अभी तक 441 भारतीय उत्पादों और 34 विदेशी उत्पादों को दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाराणसी के कई उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, जिसमें बनारस ब्रोकेड और साड़ियाँ, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, बनारस मेटल रिपोसे शिल्प, वाराणसी ग्लास बीड्स आदि जो है इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआई एक्सपर्ट के मुताबिक तिरंगी बर्फी, बनारस का लाल पेड़ा, बनारसी ठंडई और बनारस का लाल भरवा मिर्च तथा चिरईगांव के करौदा को भी लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है, किए जाने का प्रस्ताव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना के तहत क्षेत्रीय उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच दूसरे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी 2.0 जो है लॉन्च किया, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योगों के नेताओं, थिंक टैंक और विश्व के नेताओं को एक साथ लाता है। इसमें 41 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी और 10 भागीदारी देश के राजनयिकों के साथ प्रमुख कंपनियों की कंपनियों जो हैं CEO इसमें शामिल हुए हैं। स्थानीय व्यवसायियों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए पहली बार जो है जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन भी इस अवसर पर आयोजित किए गए। जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करने वाला बाराबंकी, यहाँ ध्यान देना है, बाराबंकी पहला जिला था। जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करने वाला बाराबंकी जो था वह पहला जिला था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव जो है मिला। साथ ही 19,000 से अधिक के MOU पर जो है हस्ताक्षर किए गए। कुल निवेश प्रस्ताव का सर्वाधिक 27% गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा को, आगरा को 8%, गाजियाबाद को 3.66% तथा अलीगढ़ को 1.65% जो है प्राप्त हुआ।
सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में जो है नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र जो है 4,47,310 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स अवसंरचना में 3,85,798 करोड़, औद्योगिक पार्क के लिए जो है 328.76 करोड़, अवसंरचना के लिए 1,97,955 करोड़ तथा उच्च शिक्षा के लिए जो है 2,57,922 करोड़ इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरदोई में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री, ठीक है। हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से 37 एकड़ में बनी बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा इस फैक्ट्री से लगभग 1200 कर्मियों को जो है रोजगार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है। लखनऊ में जो है टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ से अधिक जमीन पर पीपीपी मॉडल के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 17 मार्च 2023 को केंद्र सरकार की मंजूरी जो है मिल गई। इसमें संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड, ठीक है ना, के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क भी जो है शामिल है। इस परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके जरिए 10,000 करोड़ के निवेश होने की उम्मीद है। इस पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष रोजगार जो है सृजित होने की उम्मीद है। लखनऊ हरदोई की सीमा पर 133 एकड़ जमीन पर इस पार्क को बनाया जाएगा। इसमें हरदोई या लखनऊ की सीमा पर स्थित आटंगड़ी सौरा, अटारी, रुदानखेड़ा, बिशनपुर, जिंदाना, पारा भद्राही, सालेहनगर और शाहमऊ गांव जो है इसमें तथा मलिहाबाद तहसील की ज़मीन जो है इसमें ली जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पार्क को धरातल पर उतारने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल, ठीक है ना, यानी SPV का गठन किया जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को इसके लिए जो है 133 एकड़ ज़मीन जो है निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2023 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। देश के पहले रोपवे का वाराणसी में शिलान्यास जो है किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला जो है रखी। इस रोपवे के निर्माण से जनता को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे हैं। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक इस रोपवे का जो है निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। इस रोपवे पर कुल 5 स्टेशन कैट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HAM यानी हाइब्रिड एनुअल मोड मॉडल पर इस परियोजना को 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें कुल 218 केबल कार चलेगी। एक केबल का में 10 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। इस पर कुल 644 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी बार्थोलेट कर रही है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, स्विट्जरलैंड की कंपनी जो है बार्थोलेट इसका जो है निर्माण कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती सम्मान उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, ठीक है, हरिदत्त शर्मा को 29 मार्च 2023 को सम्मानित जो है किया गया विश्व भारती सम्मान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत शर्मा को अंग वस्त्रम और 5,01,000 का नगद पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश खेल सम्मान कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्षण और रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 को हम देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला जो कि कानपुर की हैं,
ठीक है ना। ज्योति शुक्ला कानपुर हैंडबॉल, नेहा कश्यप मेरठ वुशु को 2021-22 समान वर्ग में, मनीष भाटी गौतम बुद्ध नगर वुशु में, वेटरन वर्ग में मेरठ की तरुणा शर्मा जूडो में को जो है सम्मानित किया गया। अब हम बात करेंगे लक्ष्मण पुरस्कार का, तो यहाँ पे ध्यान देना है लक्ष्मण पुरस्कार। चलिए तो देखते हैं 2020-21 के लिए समान वर्ग में लखनऊ के मोहित यादव, वेटरन वर्ग में राहुल सिंह वाराणसी हॉकी और जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती को जो है सम्मानित किया गया। वर्ष 2021-22 वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ गोरखपुर हॉकी, राधेश्याम सिंह आजमगढ़ एथलेटिक्स में सम्मानित जो है किया गया। 2021-22 दिव्यांगजन श्रेणी जो है सुहास एलवई पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकारा मेरठ तीरंदाजी, दीपेंद्र सिंह संभल जो है शूटिंग। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा के साथ जो है तथा महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ जो है 3.11 जो है लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप 29 दिसंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया है। यह योजना 1438 एकड़ क्षेत्रफल में जो है बनाई जाएगी। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की इस योजना को पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में बसाने की योजना है, जिसके लिए 487 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। वैदिक सिटी की परियोजना का मानक अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर तय होगा। नव्य अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाईवे के किनारे स्थित ग्राम सभा शाहनवाजपुर एवं मांझा बरहट्टा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना वैदिक सिटी में कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं और इसके लिए स्टैंडर्ड मानक भी निर्धारित किया गया है। यूपी सरकार द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ठीक है ना, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस भी तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। अब कुछ हम इसके प्रमुख बिंदु देखेंगे। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों को जो है खेलों से भी जोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अंतर्गत जो है प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय जो है खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए जो है निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपीपी के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। साथ ही 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, यानी 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंट और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नई नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशन व खेल अकादमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इससे लाभ होगा। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से ये एसोसिएशन और अकादमियां अब स्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगी। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण कैंप, प्रशिक्षकों आदि का संचालन किया जाएगा। खेल नीति के लागू हो जाने से देश में एवं राज्य के खिलाड़ी खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। साथ ही खेलों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग प्रबंधकों, प्रशासकों और संचालन कर्मियों का एक पूल तैयार करने में मदद मिलेगी। खेल विश्वविद्यालय में खेलों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे।
खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए खेल संघों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी तथा सेवा प्रदाताओं में वृद्धि होगी। राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष जो है 10 करोड़ रुपए से जो है एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी तथा विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शनी का भी जो है मौका मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक आदि उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में ग्रास रूट यानी ज़मीनी स्तर के खिलाड़ी होंगे। इन्हें शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में डेवलपमेंट की होगी, जिसमें प्रतिभागी खिलाड़ियों को खोज कर उन्हें भविष्य की खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। और तीसरे श्रेणी में जो है एथलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे। ये वे खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, ओपन जिम्स निर्माण, संचालन, प्रबंधन के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। नोएडा के जुड़वा उपनगर शहरों में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में वाणिज्यिक शहरों में यातायात भार को कम करने के लिए एक खाका तैयार किया है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो चुका है। यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। ठीक है, यानी डबल डेकर जो एक्सप्रेसवे होगा वह 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के ऊपर एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से वाहनों की रफ्तार जो है बढ़ेगी। मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। यानी मथुरा वृंदावन को जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को जाने की अनुमति होगी। इस क्षेत्र के कुल 252 जलाशयों और 24 वनों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे क्षेत्र को 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक के तहत 8 प्रमुख शहरों में से 2 को शामिल किया गया है। इसमें परिक्रमा पथ, ठीक है, इसमें जो है परिक्रमा पथ नामक छोटे सर्किट बनाना भी जो है प्रस्तावित है, जहां तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर जा सकते हैं। तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मिनी बसों का भी प्रावधान किया गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जकों को शून्य पर लाएगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है। भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वायदा किया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOS योजना को राज्य में पारंपरिक शिल्प के पुनरुत्थान में मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। अब इस तर्ज पर राज्य सरकार ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यानी ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कार्यक्रम शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का उम्मीद है कि ODOS कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा। ODOS में 14 खेलों को चुनाव किया गया है, जिसमें शामिल है टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जूडो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, तैराकी, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, शूटिंग और कबड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। ODOS के तहत यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी और जिलेवार की खेल विशिष्ट प्रतिभाओं को खोजने और उनके कौशल को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ODOS कार्यक्रम एक नज़र में देख लेते हैं। कुश्ती के लिए देखिएगा वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स के लिए यहाँ पर जो देखेंगे सारे शहर दिए गए हैं कि कौन से जो है खेल से कौन से शहर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो एक बार इसे आप गौर से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य को केंद्र की मंजूरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व यानी TER को मंजूरी दे दिया है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार विभाग ने अप्रैल 2022 में प्रस्ताव तैयार किया था और इसे 11 अक्टूबर को केंद्र को भेज दिया था। TER के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजातियों जैसे कि बाघ, एक सींगी वाला गैंडा, एशियाई हाथी, दलदली हिरन की रक्षा और संरक्षण करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा हाथी रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग के कुछ हिस्से जो इसमें शामिल होंगे। तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिए, क्योंकि यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जहां हाथियों की सीमा पार आवाजाही एक नियमित दिनचर्या का जो है हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र हाथी परियोजना के तहत सभी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा जो मानव हाथी संघर्षों को संभालने में मदद करेगा। दुधवा में हाथी अभ्यारण्य की स्थापना से उनके संरक्षण के प्रति हाथी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस परियोजना के तहत प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता का उपयोग दुधवा के शिविर में मौजूद हाथियों के प्रबंधन में किया जाएगा और मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं जो वर्तमान में राज्य पर निर्भर है को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दुधवा टाइगर रिजर्व दर्शकों से विभिन्न घरेलू और सीमा पार गलियारों के माध्यम से जंगली हाथियों को आकर्षित करता रहा है, जिसमें बसंता दुधवा, लाजली नेपाल, साथियाना और शुक्ला फांटा नेपाल, ढाका पीलीभीत दुधवा बफर जोन कॉरिडोर शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट हाथी के तहत तराई हाथी रिजर्व इन गलियारों को पुनर्जीवित करने या बहाल करने में मदद करेगा जो खराब हो गए हैं। 2022 में प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो 1992 में शुरू हुआ था, भारत सरकार यानी GOI ने TER सहित भारत के 3 एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी। अन्य 2 छत्तीसगढ़ में लेमरू ER 31वां और तमिलनाडु में अगस्त्यामलाई यानी ER 32 है। ठीक है, ER का मतलब होता है एलिफेंट रिजर्व।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यातव्य है कि जहां हाथी संरक्षण परिदृश्य और से संबंधित परिस्थितिकी पर जोर देता है, वहीं बाघ संरक्षण संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा में निहित है। भारतीय हाथी यानी एलिफस मैक्सिमस जो है मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन के परिशिष्ट और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल है। भारत सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी CSS के रूप में पेश किया, जो इस प्रकार हैं। हाथियों तथा उनके आवास और गलियारों की रक्षा के लिए, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान करने के लिए, बंदी हाथियों के कल्याण के लिए हाथी रिजर्व परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों यानी यूटीज, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगस्त 2022 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने विश्व हाथी दिवस 2022, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, के अवसर पर अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को तिरुनेवेली और कन्याकुमारी जिले की अगस्त्यमलाई में 1,19,748.26 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के साथ अपने 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया, जो देश का 32वां हाथी जो है रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व का। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर का टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व जो है, बाघ जो है टाइगर रिजर्व जो है बन गया है। यह राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है तथा दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला 230.32 वर्ग किलोमीटर और कोर क्षेत्र और 299.05 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र नया टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए यहाँ अक्सर पन्ना टाइगर रिजर्व से टाइगर आ जाते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप जो हैं वो पाए जाते हैं। भारत में बाघों की हालिया गिनती जो है 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2,967 बाघ हैं और इनमें से 173 जो है उत्तर प्रदेश में हैं। इससे पहले योगी मंत्रिमंडल ने 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड में बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। इससे पहले राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। राज्य सरकार की ओर से रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। इसके संचालन के लिए एक मुश्त 50 करोड़ रुपए निधि की व्यवस्था और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत आ जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व प्रदेश का चौथा और बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व है। जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे, जल जीवन मिशन में अपना उत्तर प्रदेश जो है देश में अग्रणी राज्य है। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से यूपी देश में शीर्ष स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में प्रदेश का शाहजहांपुर देश में पहले स्थान पे है। कौन सा? शाहजहांपुर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर बुलंदशहर और तीसरे स्थान पर बरेली है। एक महीने में 25% कनेक्शन देकर कीर्तिमान बनाने में प्रदेश के जो 4 जिले शामिल हैं उनमें से 3 के अलावा मिर्ज़ापुर भी इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। देश भर के जिलों की रैंकिंग में यूपी ने शीर्ष पर रहने का कीर्तिमान भी बनाया है। जल जीवन मिशन के वेबसाइट पर नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर देश में सबसे आगे शाहजहांपुर है, जहां एक महीने में जो है 28,419 नल के कनेक्शन दिए गए हैं। बुलंदशहर के 6,57,180 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और बरेली ने 6,19,114 अंक पाकर तीसरे स्थान प्राप्त किया है। बुलंदशहर में 21,260 नल कनेक्शन और बरेली में 22,222 नल कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं एक महीने में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले जिलों में शाहजहांपुर पहले, मिर्ज़ापुर दूसरे और बुलंदशहर तीसरे स्थान पर है। मिर्ज़ापुर को 6,50,000 अंक मिले हैं। दिसंबर तक बुंदेलखंड में 90% से अधिक नल कनेक्शन देने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण की 5 श्रेणियों में एक माह में 100% नल कनेक्शन देने वाले जिलों को सबसे आगे 75 से 100% तक नल जो है नल कनेक्शन देने वालों को उच्च उपलब्धि, 50% से 75% तक कनेक्शन देने वालों को अच्छे प्रदर्शन और 25% तक कनेक्शन देने वाले को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। काला नमक जो है चावल के 2 किस्मों का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण जो है किया है। काला नमक चावल की 2 किस्में पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यह किस्म जो है मूल बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से खेती में है। इसे भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है। यह नेपाल के हिमालयी तराई यानी कपिलवस्तु और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, जहां इसे सुगंधित काला मोती के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में काला नमक चावल को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2012। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो है उपभोग परिवर्तन चार्ज में 75% की रियायत प्रदान की जाएगी। विकास शुल्क में 75% की छूट प्रदान की जाएगी। एकल भंडारण सुविधाओं को 60% के ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। बैक एंड सहायता के तहत प्रदेश में कहीं भी उक्त सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम जो है 5 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम जो है 10 करोड़ रुपए सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष की अवधि हेतु 100% की दर से छूट प्रदान की जाएगी। परियोजना को अधिकतम 5 लाख रुपए की सीमा के अधीन भुगतान की नई गुणवत्ता प्रमाणन लागत के 50% की प्रतिपूर्ति जो है की जाएगी। यूपी में वेयर हाउस लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर सरकार कई तरह की नई सुविधाएं देगी। इसके तहत निवेशकों को पात्र परियोजनाओं को छूट व रियायतें परियोजना का वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने से पूर्व मिलनी शुरू हो जाएगी। वेयर हाउस साइलोज एंड कोल्ड चेन सुविधा के विकास के लिए फ्रंट एंड उत्पाद के तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल जो कि गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर देश में जो है पश्चिमांचल में 75% की दर से तथा गौतम बुद्ध एवं गाजियाबाद में 50% की दर से स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अमृत सरोवर निर्माण में यूपी जो है वह शीर्ष पर है। 8,462 जो है अमृत सरोवर यानी झीलों के निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर
मिशन अमृत सरोवर का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार मिशन कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर तीसरे, राजस्थान चौथे और तमिलनाडु जो है वह 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर का जो है निर्माण करके पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गोरखपुर और प्रतापगढ़ ने क्रमशः 244 और 231 तालाबों के साथ दूसरा और तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया है। तो लखीमपुर खीरी जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां अमृत सरोवर का विकास कार्य जो है युद्ध स्तर पर जो है चल रहा है। प्रदेश में कुल 1.20 लाख जो है अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे, जो देश में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में 315 से 256 अमृत सरोवर का काम जो है पूरा हो चुका है, जबकि 25 का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसी तरह गोरखपुर में 312 अमृत सरोवर में से 244 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 18 पर अभी काम चल रहा है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 282 में से 231 जिलों का निर्माण पूरा हो चुका है और बाकी पर अभी काम चल रहा है। मिशन के प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य के 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे समय से पहले पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022-27 का मसौदा देखते हैं अब हम। तो प्रदेश के इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022-27 के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। मसौदे के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ईवी में परिवर्तित किया जाएगा। इनके जो है उनके संचालन के लिए हरित मार्ग चिन्हित किए जाएंगे। इन मार्गों पर ई बस का संचालन किया जाएगा। 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को ईवी में बदला जाएगा। पॉलिसी के अनुसार शहरों में 9 किलोमीटर की परिधि में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहरों में पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सरकारी भवनों, वाणिज्यिक भवनों, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान, शॉपिंग मॉल के पास चार्जिंग स्टेशन जो है बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 साल की लीज पर भूमि दी जाएगी। पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन पर 20% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपए दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को ईवी व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्हीकल एडवांस भी दिया जाएगा। ईवी को प्रमोट करने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है चलाया जाएगा। ईवी पॉलिसी के दायरे में इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी सप्लाई उपकरण, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑन बोर्ड चार्जर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आएंगे। नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ बैटरी निर्माण, चार्जर और उपकरण निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए निजी निवेश आमंत्रित किया जाएगा। इस नीति से 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक विकास एवं अवस्थापन आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 साल तक 2 पहिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फैक्ट्री कीमत पर 15% अधिकतम 5,000 रुपये की छूट दी जाएगी। पहले 2 लाख वाहनों को छूट मिलेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का जो है प्रावधान होगा। 3 पहिया ईवी खरीदने पर 15% अधिकतम 12,000 रुपये की छूट दी जाएगी। पहले 50,000 वाहनों को छूट, इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान जो है किया गया है। 4 पहिया खरीदने पर 15% अधिकतम 1 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। पहले 25,000 वाहनों को छूट मिलेगी। 250 करोड़ का इसमें बजट दिया गया है। ई बजट की खरीद पर 15% 20 लाख तक छूट, 400 बसों को छूट देने के लिए 80 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और यह 7 जिलों चित्रकूट, वांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन,
औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला फरवरी 2020 में रखी गई थी। एक्सप्रेसवे का कार्य जो है 28 महीने के भीतर पूर्ण कर लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के गोंडा गांव में NH 35 से इटावा जिले के कुदरैल गांव तक है, जो अंत में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 पुरस्कारों की घोषणा 2 अगस्त 2022 को की गई। इसमें संस्थान का सर्वोच्च 8 लाख का भारत भारतीय पुरस्कार दिल्ली के साहित्य डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। संस्थान के 5-5 लाख के पुरस्कार में हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान शामिल है। प्रमुख पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। भारत भारतीय सम्मान जो है दिया गया है डॉक्टर रमननाथ त्रिपाठी जो कि दिल्ली के हैं। प्रशस्ति पत्र व गंगा की प्रतिमा के साथ 8 लाख रुपया इनको दिया गया। लोहिया साहित्य सम्मान जो है यह डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र को जो दिया गया, यह देहरादून के हैं। ठीक है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को दिया गया, यह महाराष्ट्र के हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर रमण गौड़ को दिया गया, यह गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के हैं। और अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को दिया गया, ये लखनऊ के हैं। और हिंदी गौरव सम्मान जो है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया, यह हरियाणा के हैं। राज पुरुषोत्तम टंडन दास साहित्य सम्मान जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई को दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान जो है हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया, यह उत्तर प्रदेश के हैं। उपर्युक्त पुरस्कारों के तहत प्रशस्ति पत्र व गंगा की प्रतिमा के साथ 5-5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। लोकभूषण सम्मान में जो है 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, यह डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया जो कि राजस्थान के हैं। कला भूषण सम्मान में भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह सुधांशु चतुर्वेदी को दिया गया, यह दिल्ली के हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। विज्ञान भूषण सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं जो कि विजय चित्तौर को दिया गया, यह प्रयागराज के हैं। और पत्रकारिता भूषण सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह बलबीर पुंज को दिया गया जो कि नोएडा के हैं। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं जो कि डॉक्टर नलिनी बलबीर को दिया गया, यह फ्रांस के हैं। बाल साहित्य भारतीय सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें फकीरचंद शुक्ला पंजाब के हैं, दिनेश पाठक शशि मथुरा के हैं, इन दोनों को दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो मधुलमीय साहित्य सम्मान, इसमें भी जो है 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह डॉक्टर विक्रम सिंह को दिया गया जो कि आगरा के हैं। विधि भूषण सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह जो विधि भूषण सम्मान जो है वह सुधा अवस्थी को दिया गया है जो कि प्रयागराज की हैं। आगे बढ़ते हैं तो पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह अश्वनी कुमार दुबे को दिया गया जो कि मध्य प्रदेश के हैं। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, यह कल्पना लालजी को दिया गया है जो कि मॉरिशस की हैं। आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान, इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है, यह योगेश प्रताप सिंह लखनऊ व डॉक्टर प्रत्युष दुबे गोरखपुर को दिया गया है। प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतों का गठन एवं 7 नगर निकायों की सीमा जो है विस्तार किया गया है। 17 सितंबर 2022 को योगी कैबिनेट की बैठक में 7 नगर पंचायतों की सीमा विस्तार तथा 6 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा संत कबीर नगर की धर्म सिंहवा, बहराइच में रुपई डीहा, देवरिया की मदनपुर व भलुअनी नगर पंचायत, फर्रुखाबाद में खिमसेमपुर और रायबरेली की शिवगढ़ नगर पंचायत के गठन से संबंधित अंतिम अधिसूचना जो है 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इस तरह प्रदेश में वर्तमान में कुल 762 नगर पंचायतें हो गई है। इससे पूर्व राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 नई नगर पंचायतें बनाने के साथ ही अलीगढ़ नगर निगम, 1 पालिका परिषद व 6 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार जो है किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय जो है लिया गया। राज्य सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए शहरी दायरा बढ़ा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कुशीनगर की, मथौली देवरिया की, हेतिमपुरी, अयोध्या की मां कामाख्या और फर्रुखाबाद की संकिसा को जो है नई नगर पंचायत बनाया गया है।
आगे बढ़ते हैं। साथ ही अलीगढ़ नगर निगम सीमा में 16 और गांवों को जो है शामिल किया गया है। वहीं देवरिया नगर पालिका परिषद में 23 गांव और गांवों को जो है शामिल किया गया है। 6 नगर पंचायतों में बांदा की बिशंडा, बाराबांकी की रामनगर, शाहजहांपुर की अल्हागंज, कुशीनगर की रामकोला व रामकोला का सीमा जो है विस्तार किया गया है। ठीक है। लखीमपुर खीरी और धौरहा और फर्रुखाबाद की काम्पिल का सीमा विस्तार भी इसमें किया गया है। कीट एवं रोग नियंत्रण योजना की हम बात करते हैं तो 6 सितंबर 2022 को योगी कैबिनेट की बैठक में विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों पर खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए कीट एवं रोग नियंत्रण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना में सरकार अगले 5 वर्षों के लिए जो है 192 करोड़ 57,75,000 रुपये खर्च करेगी। किसानों को रासायनिक एवं जैविक कीट रसायन रक्षा इकाई से अनुदान पर दिया जाएगा। वही फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर जो है 50% अनुदान देने का प्रस्ताव जो है पास किया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक फसलों में खरपतवार रोग तथा कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी निकाय संसाधनों द्वारा कीट एवं रोग नियंत्रण योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत विभिन्न कार्य मदों में 34,117.90 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पर्यावरण संरक्षण व विष रहित खाद्यान्न उत्पादन के लिए बायो पेस्टिसाइड्स तथा बायो एजेंट्स 75% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप। ठीक है। अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। एजुकेशन टाउनशिप का अर्थ है एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण जो है सरलता से उपलब्ध होना है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस प्रस्ताव का मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह टाउनशिप सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट यानी कोरे कागज की तरह आइए और कई हुनर लेकर जाइए के विचार पर आधारित है। ठीक है। एजुकेशन टाउनशिप सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए खुला रहेगा। इस एजुकेशन टाउनशिप में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालय इसमें जो है अपना कैंपस खोल सकेंगे। अटल आवासीय विद्यालय जैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी होंगे। स्नातक व परास्नातक की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना होंगी। मैनेजमेंट, तकनीकी, विधि व मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई व रिसर्च आदि यहाँ पे होंगे। टाउनशिप में प्रतियोगी छात्रों के लिए भी सुविधाएं होंगी और यहाँ कोचिंग संस्थान भी चलाए जाएंगे। देश में पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक सिंगापुर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। देश में 13 ओपन डे सफारी हैं लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। इस बारे में जो है पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर के विश्व में स्थित पहली नाइट सफारी की तर्ज पर जो है 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली कुकरैल वन क्षेत्र में जो है 350 एकड़ की नाइट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं के अंतर्गत नाइट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेंगी। इनके अतिरिक्त कैनोपी वॉक, कैपिंग गतिविधि, माउंटेन बाइक ट्रैक, दीवार पर्वतारोही, ट्री टॉप रेस्टोरेंट, नेचर ट्रेल और फूड कोर्ट आदि जो है सुविधाएं भी इसमें विकसित की जाएंगी। नाइट सफारी में भव्य प्रवेश द्वार होगा, व्याख्या केंद्र होगी, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की योजना है। वन्यजीव को बाड़े में न रखकर इन्हें खुले आकाश में केटल ग्रिड में रखा जाएगा। यह एक ओपन जो है एयर निशाचर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में खुलेगा।
सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए मंद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। दिन में पर्यटकों के लिए आधुनिक थीम पार्क बनाया जाएगा। प्राणी उद्यान और नाइट सफारी की स्थापना में मौजूदा वनस्पति और जीवों को प्रभावित न करते हुए अधिक से अधिक ऐसे खुले क्षेत्र जो वर्तमान में उपयोग में नहीं हैं उनका ही प्रयोग किया जाएगा। कुकरेल वन क्षेत्र जहाँ बाहरी क्षेत्र और मार्ग से जुड़ा है वहाँ 4 लेन के मार्गों का निर्माण किया जाएगा, जिससे वहाँ आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा न हो सकेंगी। यूपी परिवार कल्याण कार्ड, परिवार आईडी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है ना, के माध्यम से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना के हाल ही में जो है लॉन्च की जो है अनुमति दी है। इसी अनुरूप यूपी सरकार ने यूपी कल्याण कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार एक परिवार इकाई की है और उसके सदस्यों की पहचान करेगा और एक परिवार आईडी कार्ड जारी करेगा, जिसके आधार पर सरकारी योजनाओं और अन्य लाभों को परिवार के सदस्यों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यूपी सरकार ने हरियाणा और कर्नाटक के राज्य सरकारों से भी इस विषय में परामर्श किया है, जिन्होंने क्रमशः परिवार पहचान पत्र और कुटुंबा कार्ड के बैनर तले इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं। यूपी परिवार पहचान योजना के कार्यान्वयन में शामिल अवसरों और चुनौतियों को समझने के लिए सरकार ने प्रयागराज में एक पायलट परियोजना शुरू की है। पायलट परियोजना में जिले के भीतर के परिवारों की पहचान उनके राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर की गई और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का उसी के अनुसार मानचित्रण भी जो है किया गया। इसमें 6 प्रस्तावित, 7 निर्माणाधीन तथा 6 पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया। 6 प्रस्तावित, 7 निर्माणाधीन तथा 6 जो है पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश पहला जो है प्रदेश बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 6 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए हैं। इससे हरिद्वार और वाराणसी भी गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के द्वितीय चरण में मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव है। इस एक्सप्रेसवे से शाहजहांपुर, बरेली होते हुए रामपुर, रुद्रपुर, उत्तराखंड सीमा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह से यदि चित्रकूट धाम को प्रयागराज होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाता है तो पश्चिमी उत्तर व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से आने वाला ट्रैफिक सुगम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में से और बिंद एक्सप्रेसवे चित्रकूट से मिर्जापुर की भी योजना तैयार की गई है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में पहले से ही 6 एक्सप्रेसवे हैं जिन पर सुचारू रूप से ट्रैफिक संचालित हो रहा है, वहीं 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। अब 6 नए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से यूपी में कुल 19 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे और यूपी देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कुल संचालित एक्सप्रेसवे जो है 1225 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। फिर यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेसवे और किलोमीटर, जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर और गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर है। कुल यदि यहाँ लंबाई करेंगे बात तो हम 974 किलोमीटर हो जाएगा। कुल ये जो है निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ई अभियोजन पोर्टल से मामलों को निपटाने में शीर्ष पर रहा। ई अभियोजन पोर्टल, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटाने और प्रविष्टि की संख्या में देश में शीर्ष पर है। अगस्त 2022 के अंत के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 2.31 मिलियन, बिहार जो है
8,59,000 के साथ, गुजरात 4,87,000 के साथ और छत्तीसगढ़ 3,83,000 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। लगभग 4,70,000 प्रविष्टियों के साथ इस पोर्टल पर ऑनलाइन मामलों के निपटारण में यूपी भी शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए 1,70,000 प्रविष्टियाँ और गुजरात के लिए 1,25,000 प्रविष्टियाँ हैं। 2 साल पहले राज्यों द्वारा शुरू किया गया पोर्टल जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने तथा अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद के लिए गृह, IT और कानून मंत्रालयों की एक पहल है। आगे देखते हैं। तो प्रणाली के तहत अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि गवाहों को अदालत में उनकी उपस्थिति के दिन के बारे में SMS के माध्यम से सूचित किया जाए, संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं तक पहुँचे और मामलों के त्वरित निपटारण में मदद करें। भारतौल उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर RO पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, भारतौल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिथिरी चैनपुर ब्लॉक में स्थित भारतौल गांव हाल ही में प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां के प्रत्येक घर में RO पानी की आपूर्ति की जा रही है। केंद्र सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण और 12-12 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार जैसे पुरस्कार जीतने के बाद भारतौल गांव को ग्राम निधि के साथ 20 RO यानी वाटर प्यूरिफायर से लैस किया जा रहा है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार जो है इज राइट सर्टिफिकेशन जो है दिया गया। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी यानी फूड क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हाल ही में 5 स्टार की रेटिंग दी है। FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया है। प्रमाण पत्र 18 अगस्त 2024 तक वैध है। आगे बढ़ते हैं। फतेहगढ़ जिला जेल के जेलर अखिलेश कुमार के अनुसार जेल में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। हर दिन कैदियों को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। दालों में अरहर, मसूर, चना और उड़द बारी से कैदियों को परोसी जाती है। नाश्ते के लिए 2 दिन चना, 2 दिन पावरोटी और 3 दिन दलिया परोसा जाता है। उनके अनुसार खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों की जगह रोटी बनाने की मशीन, आटा गूंथने की मशीन और सब्जी काटने की मशीन के साथ जेल में खाना पकाने में भी बदलाव आया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीवर कनेक्शन के कार्य की अनुमति लागत 100 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग निचले इलाकों में किया जा रहा है। 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए में 240 घरों का वैक्यूम सीवर जो है नेटवर्क बनाया गया है। सभी कक्ष भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित सेंसर से लैस हैं जो कक्ष के क्षेत्र और समस्या इंगित करने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस 1 मई 2022 पर प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को सुगम जीवन की बड़ी सौगात देते हुए लोक भवन में पेंशनरों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। CM योगी ने 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए 1220 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन की हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेंशन पाने वालों का पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में सम्मान होनी चाहिए। नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त से 3 माह पहले पेंशन के पेपर मिल जाएंगे। ई पेंशन पोर्टल पर 6 महीने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, काला नमक चावल जिसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है को सिद्धार्थनगर जिले के समग्र विकास के लिए एक मिशन मोड योजना, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल सेंटर का जो है लोकार्पण किया गया। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर यानी योद्धा से डेटा सेंटर के पहले टावर यानी योद्धा D1 का लोकार्पण किया। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है। इसमें इंटरनेट पीयरिंग एक्सचेंज और वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों से सीधे फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो इसे वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। आगे देखेंगे कि अत्याधुनिक योद्धा D1 डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। इस डेटा सेंटर को 5,000 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। इसका निर्माण जो है 2021 की शुरुआती में हीरानंदानी समूह की मुंबई स्थित सहायक कंपनी योट्टा बोले द्वारा शुरू किया गया था। यह नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क है और 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह विशेष डेटा सेंटर 4 विभिन्न मार्गों से सभी प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों को सीधे फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हीरानंदानी ग्रुप द्वारा निर्मित 20 एकड़ में फैले इस डेटा सेंटर पार्क में कुल 6 डेटा सेंटर होंगे और 7 मंजिला योट्टा D1 इस कड़ी का पहला भाग है। यहाँ से पब्लिक क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी समेत कई अन्य सेवाएं जो हैं भी मिलेंगी। इस डेटा सेंटर में आगामी 5 वर्षों में कुल 6 टावरों का निर्माण है, जिसमें लगभग 39,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो वे कौन है? वे हैं RP सिंह। RP सिंह को जो है हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम जो है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है, वे कौन है? तो वे हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल के जो नाम पर ही है रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है? तो वह है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। यहाँ पे ध्यान देना है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है? तो वह है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है? तो वह है गोरखपुर में जो है सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यातक केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो वो 3 शहर हैं, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर को। मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्ज़ापुर को जो है वह उत्कृष्ट निर्यातक केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 1988 बैच के वह IPS अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया, वे हैं RK विश्वकर्मा। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क वह लखनऊ में जो है बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो कौन है? वो हैं स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। कौन है? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को जो है G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रदेश का पहला
निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनने का निर्णय लिया गया है? तो वह है भांकरी अलीगढ़ में। भांकरी अलीगढ़ में जो है निजी औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो वह है लखनऊ में जो है वह G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क, कौन सा अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो वो कहाँ है? वो कन्नौज में है। कन्नौज में जो है टेमे हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी, तमिलनाडु की कंपनी है। आगे ध्यान देना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो वह जो है आगरा में जो है वह 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहाँ पे किया गया? तो हरदोई उत्तर प्रदेश में किया गया था। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया है? तो वह इलेक्ट्रिक वाहन पर है। इलेक्ट्रिक वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में जो है सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो किया गया आजमगढ़ में। आजमगढ़ में जो है चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? तो मनाया गया वाराणसी में। वाराणसी में जो है वह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 मनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों, ये सब जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक बार नहीं जितना बार हो सके उतने बार देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो सारे प्रश्न जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है? तो वह है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है? तो वह है गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा सेक्टर 28 में आएगा। ठीक है, वहां पे पहला सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्माण किया गया है। वो प्रदेश का अपना पहला जो जगह होगा गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे सेमीकंडक्टर इकाई लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस यानी ICJS के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो वह है पहला। फिर से एक बार देखेंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो वह रहा है पहला स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वह है गोरखपुर। गोरखपुर में जो है पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है? तो वह किया गया है BHU में। ठीक है, BHU के शोधकर्ताओं द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे योगी आदित्यनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉच जो है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉच किस जिले में बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? तो उसका थीम था उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 से 18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में
एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है किया गया, वह किया गया वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। वाराणसी में जो है उत्तर प्रदेश के जो है एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया है? तो कौन सा शहर था, वह कौन सा सड़क था? तो वह था अमलतास मार्ग। ठीक है, अमलतास मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो वह है प्रथम। देश में जो है सबसे ज़्यादा गेम उत्तर प्रदेश में ही खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 आयोजित किया गया? तो वह किया गया बस्ती में। कहाँ किया गया? बस्ती में। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वह था इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वॉकेथॉन, कौन सा? वॉकेथॉन, G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया? तो वह है लखनऊ। याद रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 4 शहर में जो है G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है? तो वह दे दी है गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर जो है चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। ठीक है, तो चौरा चौरी का नाम बदल करके क्या किया गया है? जो है चौरा चौरी और माफ़ कीजिएगा, मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरा चौरी और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का जो है नाम बदल करके तेलिया शुक्ला गांव कर दिया है, तेलिया शुक्ला कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्ण न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया? तो वह है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के जो है अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग के सदस्यों में पूर्व IAS चोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी जो हैं वो शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जलकल विभाग द्वारा 16 ट्री लगाए जा रहे हैं? तो लगाए जा रहे हैं वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो क्या है? स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के साथ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, तो वह कौन है? सानिया मिर्ज़ा। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, तो वह बनी है सानिया मिर्ज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो वह किया गया अयोध्या में। 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अयोध्या में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ 7,12,288 करोड़ रुपए का निवेश जो है उत्तर प्रदेश में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे कौन हैं? तो एक है बद्री नारायण, हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया, और दूसरा है अनीश अशफाक। कौन है? अनीश अशफाक। उनको उर्दू उपन्यास एवाब सरब के लिए दिया गया है।
तो बद्री नारायण और अनीश अशफाक, इनको याद रखना है। इनको 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो वह किया गया है आईआईटी कानपुर को। ठीक है, आईआईटी कानपुर को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की है? तो वह किया गया है सीतापुर व हरदोई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वह चुना गया सबीना यादव को, जो कि नोएडा की है। ठीक है, सबीना यादव, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, तो वह कौन से 3 जिले हैं? वह हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो वह किया गया लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकॉन, याद रखना है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकॉन आयोजित किया गया? तो वो किया गया ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, वह किया गया आगरा में। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, वह किया गया आगरा में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? तो वह दिया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, इसमें जो है संचालन की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो वह किया गया है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है चित्रकूट, इसको जो है चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस प्रश्न को याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। ठीक है, कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वह लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जो है मंजूरी प्रदान की है? तो वह किया गया है 7,000 करोड़ रुपए को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वह लिया गया है नोएडा में बनाने का। ठीक है, प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाया जाएगा? नोएडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो वह बनाया है वृंदावन, मथुरा और वृंदावन को। ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है 2041 तक मथुरा व वृंदावन को। आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो वह प्रदान किया गया प्रयागराज जंक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3य संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? तो वह है लखनऊ में। इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3य संस्करण का आयोजन जो है अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? तो वह है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? तो वह किया गया है MNIT प्रयागराज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में, ठीक है, जो कि पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वह निर्णय लिया है कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी है, तो वह कौन है? उमा सिंह। कौन है? उमा सिंह। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो वह किया गया लखनऊ में। याद रखना है, जो है 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वह किया गया है योटा D1, ठीक है, योटा D1 के नाम से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो वह किया गया वाराणसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया, तो वह किया गया लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यानी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहाँ पे किया गया? तो वह किया गया लखनऊ में। 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया? तो वह किया गया वाराणसी में। यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे गौर से फिर से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वह किया गया MNNIT प्रयागराज में, ठीक है, MNNIT प्रयागराज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया, वह किया गया हस्तिनापुर सेंचुरी का। उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? तो वह है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? तो वह रहा शाहजहांपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? तो वह किया गया BHU वाराणसी के द्वारा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो वह किया गया इजराइल, ठीक है, जो है इजराइल के दूतावास द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस NTPC की
क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया ऊंचाहार यानी उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो वह किया गया मथुरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को जो है चुना गया? तो वह पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत 1780 स्कूलों को जो है चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बन गया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो वह किया है 33,770 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो वह किया गया MNNIT प्रयागराज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया प्रियंका शर्मा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनकर उभरा है? तो वह उभरा है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायत के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वह हो गई है 762। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? तो वह किया गया है व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को जो है बंद करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी प्रदान की है। तो वह है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। कौन सा है? कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है? तो वह किया गया है लखनऊ में। ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की गई है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है? तो वह घोषणा की गई उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो वह जीती है लखनऊ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर से 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो वह है खुर्शीद अहमद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहबा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा के नवाचार के लिए जो है दिया गया। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वह किया गया है अयोध्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% रही, वहीं देश में इस अवधि में यह दर कितनी रही? तो वह रही 3.9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में RO पानी की सुविधा है, तो वह है भारतौल गांव में। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में
RO पानी की सुविधा है, तो वह है भारतौल गांव। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? वह दी है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे, बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया? तो वह किया गया है 1 ट्रिलियन डॉलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल यानी लुलु मॉल का जो है उद्घाटन किया है? तो लुलु मॉल का जो उद्घाटन किया गया है वह किया गया है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो वह लिया है नाबार्ड के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वह किया गया है मगहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? तो वह रहा प्रथम स्थान। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? तो वह मिला है टाटा प्रोजेक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो वह लिया गया मथुरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का भार जो है सौंपा गया? तो वह सौंपा गया असीम अरुण को। किनको सौंपा गया? असीम अरुण को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन जो है किया गया? तो वह किया गया आम महोत्सव का आयोजन। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो वह रहा 12वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश को 6 स्वर्ण, 17 रजत एवं 19 कांस्य सहित 24 पदक जो है मिले। इसमें कौन में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया? तो वह किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीती? तो वह जीती पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर की है। ठीक है, तो ये इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? जहां 13 एक्सप्रेसवे है वह है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है, जबकि 6 जो है संचालित है। आगे बढ़ते हैं। मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया देवेंद्र सिंह चौहान को। आगे बढ़ते हैं। 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्टल प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वह किया गया वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वह लॉन्च किया गया है ई पेंशन पोर्टल को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो वह किया गया दस्तक अभियान का। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्माण सम्मान 2022 लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा को जो है लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? सरधना कस्बे में। कहाँ? सरधना कस्बे में, जो कि सलवा और कैली गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश के शीर्ष स्थान प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश को जो है शीर्ष स्थान प्रदान किया है, तो वह किया है जल संरक्षण में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, वह किया गया रामपुर में। तो दोस्तों यह सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।